धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से एक दिन की छुट्टी के बाद आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन तमाम खबरों पर चर्चा, तबसरा, तज़किरा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरों के साथ, और पहला जो अपडेट आ रहा है वो बड़ा ही कमाल का है। वो बता रहा है कि यहाँ के राष्ट्रगान को बदलने की मांग की जा रही है। क्या कमी हो गई यहाँ के राष्ट्रगान में सर? दो धाराएं चल रही है और बड़ी अच्छी बात हुई है कि राष्ट्रगान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी शायद है, यानी नेशनल फ्लैग के बारे में। और वहां के जमात जो है और बाकी जो एक्सट्रीम राइटिस्ट या राइट विंग फोर्सेस हैं, वह चाह रहे हैं कि 1971 का जो आंदोलन हुआ, युद्ध हुआ और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, उस आधार को खत्म किया जाए। उसको गलत मान रहे हैं। उनका जो सपना है आगे पाकिस्तान के साथ मिलना है, नहीं मिलना है, या बांग्लादेश को स्वतंत्र रख के एक इस्लामिक देश में घोषित करना है, तो बाद की बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल में वहां की एक संस्था है, एक्टिविस्ट लोग हैं वहां के, जो अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, 1971 की आधार को बरकरार रखना चाहते हैं, उडीची शिल्पी गोस्थी। इन लोगों ने इसका विरोध किया कि हम इसका विरोध करते हैं। इसमें याद रहे कि इसमें जो बांग्लादेश की भूतपूर्व सत्ता जो सरकार में थी, शेख हसीना की जो सरकार थी, उनके लोग नहीं है। और इन लोगों ने नारा दिया कि हम पुराने वाले, यानी अभी जो चल रहा है, उस राष्ट्रगान को गाएंगे सड़कों पे खड़ा होके, और झंडा भी फहराएंगे। और उन्होंने हाथ में हाथ मिला के लंबी चेन बनाई और कम से कम 20 जिलाओं में ऐसा किया। और यह बड़ी अच्छी बात है। पुलिस भी चुपचाप देखती रही, उन्होंने भड़काने की कोई कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की। इससे अवामी लीग वाले भी अलग रहे पूरी की तरह से। और इस तरह से दूसरा धड़ा अब खड़ा हो रहा है कि बांग्लादेश को गर्त में ना लेके जाया जाए। जी, मैं आसान अल्फाज में अगर कहूं तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तख्ता पलट हो गया और कुछ लोग आ गए हैं कि भैया पूरा इस्लामी निजाम ही लागू कर डालेंगे, हटाओ सब कुछ? वह तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों को हटाया गया है, वह जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ठीक है, मान लेते हैं कि पहले वाली राष्ट्रपति हमारी दुष्ट थी, या प्रधानमंत्री तानाशाह थी, या जो भी थी, विपक्ष को ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन अब जो ऊपर उठ रहा है, जो नजर आ रहा है, जिसकी हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं शुरुआती दौर से, कि कोई क्रांति व्रांति नहीं है, जरूर आंदोलन हुआ, बड़ा जबरदस्त हुआ है। और दूसरा धड़ा कह रहा है कि भाई ठीक है, नई सत्ता बनाओ, लेकिन अब हम इसके दूसरे पक्ष में ना चले जाएं, और सब कुछ जो हमारा था, जो हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय जो सेक्युलरिज्म पर आधारित जो हमारी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि आप देखेंगे कि बांग्लादेश वैसे ही जो कि बंगाल है, और उनका इतिहास रहा है सेक्युलरिज्म और सबके साथ मिलकर रहने का, उसको हम लोग ध्वस्त ना करें। जी, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी उभर रहे हैं, उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो वो आगे सत्ता तक पहुंच जा रहे हैं, चाहे भारत हो चाहे और देश हो। तो इन्हें भी लग रहा होगा जमात वालों को कि हम भी कुछ ऐसा करें तो सत्ता भी पालेंगे यहाँ पर। ऐसा हो सकता है, क्योंकि पुलिस ही नहीं, सेना उनके साथ है, उसके साथ कुछ भी कर ले, जैसे पाकिस्तान में है। यह लोग कहीं भी 20-30% से अधिक नहीं है, और मूर्खतावश उसमें भी मुख्यतः जो आगे आने वाले हैं 5 से 7% है, और बाकी लोग पीछे में, मतलब झंडा फहराने वाले, एक सीआर ने हुआ किया तो बाकी सब ने किया, वो चीजें हैं। वही है कि सत्ता जो है वह कहीं ना कहीं से इनके हाथ में है, मिलिट्री के रूप में है, पुलिस के रूप में है, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में है, ये लोग इनका करते हैं। और राष्ट्रगान को हटाने की बात है, किसने की है? जो जमात के पहले जो लीडर थे, उनके बेटे, अभी हालांकि अब 10 हैं, ब्रिगेडियर जनरल, उन्होंने बात की। यह लोग फिर से वापस सत्ता माना चाहते हैं और इस तरह की बातें खड़ा करना चाहते हैं। जी, देखते हैं, अच्छा खासा देश था जो जीडीपी के मामले में हमारे से भी अच्छा था, कारोबार के मामले में हमारे से भी अच्छा था, लेकिन अब वहां क्रांति के नाम पर जो कुछ किया गया और उसके बाद जो कुछ किया जा रहा है, तो भैया जहां धर्मांधता बढ़ती है ना, वहां हमें तो नजर नहीं आता कि कुछ विकास होता है। डूबता जरूर है वो देश। देख लीजिएगा, कुछ दिन बाद अफगानिस्तान में भी एक और बगावत खड़ी हो ही जाएगी। अगली खबर भी बांग्लादेश से है। तीस्ता जल बंटवारे समझौते पर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत जो है अपनी जिम्मेदारी निभाए, और वहां के मीडिया को अगर पढ़िए तो वो सीधा लिख रहा है कि भारत जल आतंकवाद कर रहा है।
जल आतंकवाद या जल जिहाद, ये सब नए नए नाम देने से अंतर नहीं पड़ता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से जो पूरा दुनिया में लागू होता है, यूनाइटेड नेशन जिसको मानता है, उनका कहना है कि यदि एक नदी एक देशों के दूसरे देश में जाती है तो पहला देश उसको पूर्णतः नहीं बंद कर सकता है, मना कर सकता है, चूंकि यह एक तरह से प्राकृतिक नियम है। और दूसरे देश के लोगों को भी अधिकार बनता है कि उस पानी का उपयोग करें, चाहे बिजली बनाने में हो, पीने के लिए हो, खेत बनाने में, खेती के लिए हो, वगैरह वगैरह हो। और ये तीस्ता रिवर का था, यह बहुत पहले एक्चुअली समझौता हो जाना चाहिए था। 2011 में ही मनमोहन सिंह गए थे बांग्लादेश और उस पर चर्चाएं हुई थी और तकरीबन फाइनल हो गया था। यहाँ पर आगे तो ममता बनर्जी ने अपना चिल्ल पोस्ट शुरू कर दिया, यह बंगाल सो के जाता, बंगाल का अधिकार है, और कांग्रेस वो ना कर पाई और उसका मतलब नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। और आज की सरकार को मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि वहां के प्रधान सलाहकार यानी जो प्रधानमंत्री है यूनुस ने साफ कहा है कि भाई जो भी हो हमें कम ही दो, हम संतुष्ट हो ना हो, लेकिन हमें दो पानी, ताकि हमें पता तो चले कि हमें कितना मिल रहा है। अभी हम कुछ भी उपयोग नहीं कर पा रहे सही ढंग से, जो उनका कहना एक तरह से सही है। जी चलिए, वो पानी मांग रहे हैं भारत सरकार से, कह रहे हैं समझौता करो। और भारत सरकार के जो सबसे चहेते हैं, बल्कि इन्हीं के दौर में सबसे ज्यादा जो पनपे हैं अडानी, वो बांग्लादेश से पैसा क्यों मांग रहे हैं? यहाँ से बिजली भेजते हैं और जिस रेट पे भेजे, जैसे भी भेजे, वह पेंडिंग है, बहुत सारा बिल नहीं दिया गया है, 800 मिलियन है। और अडानी पावर ने यह भी कहा है कि अभी ना भी दें, किसी कारणवश कष्ट में है, तो मतलब जो इन्होंने अभी नहीं कहा है कि हमारे पास काफी है, लेकिन आगे यह कहा है तब भी हम बिजली देते रहेंगे ताकि वो बाकी चुका सके। इनका फायदा मुनाफा है और लंबे समय तक लिए उसको उस करार को तोड़ना नहीं चाहते जो 25 वर्षों का करार है। अभी शायद 3 ही 4 या 5 वर्ष हुए, जो भी हुआ है, कम से कम 2 दशक और आगे है, उस पर इन्होंने संतोष कायम किया है। वैसे ही जैसे कि हमारे मामले में मोबाइल में पहले फ्री आपको दे दिया सिम, और आप देखिए पता नहीं महीने भर का ही शायद 300-400 रुपए देना पड़ता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, धंधेबाज ऐसे ही होते हैं, उधार देकर ग्राहक को फंसाया जाता है, फिर अपने आप बंधुआ मजदूर की तरफ से रखा जाता है कि कहीं और से कुछ ना खरीदे। अब शुरुआत अन्य खबरों की, इसमें जो पहला अपडेट है वो है तुर्की में उतारी गई विमान जो है उड़ान से जुड़ा हुआ बम की अफवाह क्यों फैली उसमें सर? ये बॉम्ब स्केयर मैं बड़ा श्योर नहीं हूँ। एक जगह मैंने पढ़ा कि फोन से, टेलीफोन से बताया उससे बॉम्ब है। ऑफ कोर्स पायलट को जब पता चला तो उन्होंने जल्दी से डाइवर्ट किया। बॉम्बे से ये फ्रैंकफर्ट यानी अमेरिका जा रहा था और इसलिए इसको जल्दी से, रास्ते में तुर्की है, उन्होंने तुर्की से मेडे का मांग किया कि में तो उतरने दिया जाए और जितनी ताकत होती जल्दी से जल्दी पहुंच गए। एक पता नहीं इसी जहाज के साथ था, दूसरे के जहाज था, बाथरूम में वॉशरूम जो होता है छोटा सा, उसमें जब इनकी एयर होस्टेस गई तो वहां लिखा हुआ था कि जहाज में बॉम्ब है। अब किस बदमाश ने लिखा, क्या लिखा, हालांकि उस जहाज में कोई बॉम्ब नहीं पाया गया। यही जहाज था या दूसरा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं और अब तक कानून बन गया कि यदि पकड़े गए इस तरह की गलत अफवाह करने में भी, तब भी उठा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा कई वर्षों के लिए। जी पता नहीं अब टॉयलेट में बम की बातें लिख रहे हैं। कुछ जमाने पहले खबरें चलती थी कि महिलाओं के नंबर वहां पे लिख दिए जाते थे। और उससे पहले जब उमराव जान एक फिल्म आई थी तो उसका एक गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था सर, उसमें कहा था कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए। लोगों ने वो लाइनें भी लिख दी थी। खैर, अगला अपडेट भी भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन आ रहा है पनामा और अमेरिका से 130 भारतीयों को क्यों पकड़ लिया गया? ये पनामा और अमेरिका तो खैर थोड़ा आगे है। ये कोलंबिया और पनामा के बीच में जंगल होते हुए थोड़ा सा एक लिंक है लैंड का, बीच में तो आसपास समुद्र ही है और खतरनाक है वो। लेकिन यदि अमेरिका जाना लोग चाहते हैं गुप्त रूप से, छिप के, कई जगह से पकड़े जाते हैं, तो ये लोग यहाँ से यानी कोलंबिया से होते हुए इस छोटे से रास्ते में जगह में जाके फिर पनामा पहुंच रहे हैं, पनामा से मेक्सिको पहुंचते हैं, वहां से अमेरिका पहुंचते हैं। और अमेरिका ने पिछले साल एक समझौता किया, पिछले साल या इसी साल किया है शुरुआती दौर में, कि उन्होंने कहा है पनामा से कि भाई जो तुम्हारे पास आते हैं, खासकर इंडियन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो दूसरे जो कोलंबिया वगैरह से भाग के आ रहे हैं, उन लोगों को पकड़ो, उनको वापस भेजो, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। उन्होंने $6 मिलियन ऑलरेडी दे दिए। देखिए किस तरह का आजकल धंधा हो रहा है। और यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने अभी तुरंत आते ही पहला इन्होंने काम किया कि इस पर एग्रीमेंट किया, प्रो अमेरिकन है। और इस तरह से उन्होंने पाया कि 120-130 लोग जो थे इंडियन थे, उनको पकड़ा और इनको जहाज में बिठा के वापस इंडिया भेज दिया और अमेरिका ने इनको बहुत
अच्छी तरह से मतलब धन्यवाद दिया है और कहा हम तुम्हें और पैसे देंगे, ऐसे लोगों को वापस भेजते रहो। जी। जो ये लोग वापस आए हैं इनको लेके बात करते हैं सर, क्या इनके लिए अच्छा नहीं हुआ? अपने घर वापस लौटाए, सुकून की रोटी खाएं, वहां जाते पता नहीं कैसे हालात में रहते, जिंदा भी होते कि नहीं होते। अब हालत बड़ा खराब है। 130 से 140 कहने के लिए है, वैसे पूरे दुनिया भर में देखें तो 35 से 40 यूएनओ के हिसाब से करोड़ इतने लोग जो हैं सो बेघर है, अपने दुनिया से बाहर जा चुके हैं, शरणार्थी के रूप में कहीं भीख मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और जहां भी मिल रहा है, हमारे शहरों में, दिल्ली में आखिर क्यों भीड़ लगा हुआ है, बॉम्बे में क्यों भीड़ लगा हुआ है, एकदम झुग्गी झोपड़ी एक एक छोटे से जगह में जहां बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पूरा का पूरा परिवार रह रहा है, 10-12 लोग रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, यह जीवन के लिए मतलब जैसे भी हो। दूसरी तरफ इनके पास उस तरह की शिक्षा की कमी है कि भाग के जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बीहड़ रास्ते से जा रहे हैं, उससे पता नहीं कितने लोग मर भी जाते हैं। बाय द वे वहां डाकुओं का भी आतंक है, इनको बिल्कुल। आते इनको पता है, वो भी लूटते हैं कि भाई इतने डॉलर पैसे तू दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। उनको कोई मतलब नहीं है कि इंसानियत क्या है, मानवता क्या है। तो हालात पूरी दुनिया की बड़ी खराब है। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि भाई यहीं पर रह के संघर्ष करो, यही तुम्हारी मातृभूमि है, यहीं पर रह के जिंदा रहो। जी। मेरा भी मानना है ये, बाहर जाके 5 कमाओ, अपने घर में 2 कमाओ, ज्यादा अच्छा रहता है। शाम को अपने घर जाके अपने जो है परिवार में आदमी सो तो जाता ही है। एससीओ मीटिंग में फाइनल हो गया, नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। अब ये मीडिया में आया है, हमारे देश से अभी कोई यदि विदेश मंत्रालय ने या प्रवक्ता ने कुछ बातें कही हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि ये नहीं जाएंगे। किसी न किसी तरीके से इनके पार्टी के अंदर भी जो हो रहा है हाल फिलहाल में, चूंकि यह पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, दूसरों की मदद से टिके हुए हैं और इसलिए बाहर विदेशों में घुस रहे, पाकिस्तान में घूमने का कुछ खास इनको मजा आने वाला नहीं है। ना ही वो चीन के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनसे मिलने का इनका मूड है। इसलिए जहां तक मुझे लग रहा है कि ये इस बार नहीं जाएंगे। वैसे भी जाके पिछले राष्ट्रपति से जाके मिले थे, उनके माँ को जो गिफ्ट वगैरह दे के आए थे, उनके पांव छू के आए थे, आज तक भी उस पर टॉन्ट चलता है, तो शायद इन्होंने कहा कि इस बार रहने देते हैं। जी। न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमला करने के आरोप में एक पाकिस्तानी युवक जो 20 साल का है महज, उसको कनाडा से गिरफ्तार किया गया। इतनी लंबी कहानी कई देशों में घूमती है और वक्त से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या लगता है सच्चाई होती है या कोई कहानी ही बनाई गई है? अब कहना बड़ा मुश्किल है क्या है क्या नहीं। 20 साल का युवक है, आप उसको आईएसआईएस का गुर्गा बता देते हैं और कहते हैं कि मतलब कनाडा में जाके पाकिस्तानी युवक जो है वह अमेरिका में कहीं इजरायली लोगों के ऊपर हमला करने का, यहूदियों के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहा है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, वह कभी अपनी तरफ से ऐसा नहीं होने देगा। अभी हाल फिलहाल में जबकि उसके साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं और उससे बहुत सारा कर्ज के रूप में कर्ज मिल रहा है, कर्ज अपने रोकने के लिए, जिसको डेट क्राइसिस कहते हैं, एक कर्ज से निकलने के दूसरे कर्ज में घुस रहे हो, तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे लोग बेचारे जो जाते हैं पकड़ के जेल में डाल दिए जाते हैं बिना किसी खोज खबर के, बिना किसी करने का, माँ बाप पीछे रोते रहते हैं, इनको उठा के जेल में डाल दिए। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इससे हम अलग रहें। जी। अगर इस्लामाबाद में धरना प्रदर्शन किया तो पहले 3 साल के लिए जेल में डाला जाएगा और अगर दोबारा किया तो 6 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। ये नया कानून वहां की संसद से पास कर दिया गया है और उस दौर में पास किया गया जब पीटीआई कह रही है कि इस्लामाबाद में धरना प्रदर्शन करेगी। पूरी की पूरी सरकार हर जगह यह कोशिश कर रही है, पूरी दुनिया भर में, कि अधिक से अधिक लोगों को कैसे डराया जाए। अब तो मुझे लगता है अमेरिका में एक छोटी सी बात यह है कि उनका जेल भी जो उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या हो भी चुका है कई जगह। यानी जेलर जो है वह बाहर का आदमी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा और सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सरकार उसको मान लेते हैं कि 500 रुपये प्रतिदिन प्रति कैदी के देता है। तो वह तो अपने कोर्ट वगैरह से भी करे कि भैया 500 आ रहे हैं, इनको बेल मत दो, इनको जबरदस्ती उठा के अंदर ठूसो, ताकि हमारा वह मतलब कैदी अब उसके लिए जो है सो पूंजी है, पैसा मिलेगा। और वही के वही चीजें हर जगह हो रही है। यहां भी कोर्ट वगैरह में इस तरह की कानून बना रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि अगली साल हो सकता है 5 साल 10 साल बाद फिर तुम्हारे अगेंस्ट ये तुम्हारे कार्यकर्ताओं को होगा। और जो कार्यकर्ता चाहे पक्ष हो विपक्ष हो इस तरह के कानून का समर्थन करते हैं कि हमारा नेता बड़ा महान है, वह आत्मघाती काम कर रहे हैं। वह पूरी की पूरी जो भी प्रजातंत्र है वह तो खत्म हो ही चुका है। अब उसके निगेटिव में माइनस की तरफ आप जा रहे हैं और इसका पूरे पाकिस्तानी जनता को और दुनिया में जहां जहां वैसे कानून आ रहे हैं पूरी तरह से खड़े होकर, और यहां तक कि अपने प्रशासन और सेना
और जो पुलिस में भी जो उनके लोअर रैंकिंग है उनको भी कहना चाहिए भाई तुम हमारे साथ आओ, गोली हमारे ऊपर ना चलाओ, पीछे के ऊपर चलाओ जो अपने ही भाई बंधुओं को आपस में लड़ा रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो जेल वाला एग्जांपल दिया अमेरिका का, वो पत्रकारिता में बहुत पहले से है। जिला मुख्यालय जो होता है अखबारों का, वहां एक को ब्यूरो चीफ बना दिया जाता है, उसको ठेका दे दिया जाता है, हम तुझे इतनी कॉपियां रोजाना देंगे, तू बता हमें क्या देगा, इस ऑफिस को कैसे चलाएगा, यहाँ के तमाम स्टाफ की सैलरी कैसे निकालेगा, और अपना भी धंधा तुझे ही करना है, उसी में से अपना भी प्रॉफिट निकालना है। मुझे लगता है ये व्यवस्था पुलिस में आ जानी चाहिए। चोरी का मुकदमा लिखवाना है, अच्छा इतना पैसा दो, जांच करानी है इतना पैसा दो, मर्डर की इतनी FIR दर्ज कराने का राशि लगेगी, ये सब चीजें हो ही जाए तो बढ़िया ही है। खैर, अगली खबर जो हमारे पास आ रही है वो है साहब जुड़ी हुई ब्रिटेन से। ब्रिटेन में पिछले साल जो दंगे बवाल हुए थे, वहां की अदालत से एक फैसला आया, एक शख्स को 9 साल की सजा सुनाई गई है। मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये कि अभी हाल फिलहाल पिछले साल पिछले महीने जो हो रहा था, और यहाँ इतनी जल्दी अदालतें फैसला भी सुनाने लगी सर। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 17 महीने से जेल में रख रखा था मनीष सिसोदिया को, आज तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। ये इस हिसाब से कहें तो ठीक है, इस बंदे ने अपनी गलती मान ली थी कि गलती हुई। कारण पूछा गया कि क्यों उस भीड़ दंगा में होटल लूटने का और होटल तोड़फोड़ करने का जनी करने को कहे, जिसमें कि मतलब बहुत सारे लोग थे, 200 या 400 लोग थे। और यह आदमी हालांकि 18-19 साल का ही है, इसने कहा कि इसलिए किया गया था कि वहां पे जो विदेशी हैं, जो शरणार्थी हैं या मुसलमान, उनको मानना है। और इसलिए वहां की कोर्ट ने कहा कि सीधे के सीधे इसको सजा दे दो, बाद की बात देखी जाएगी। सब सबूत मिल चुका है, उसका फोटो है, लोगों के साथ है, इसके हाथ में आग लगाने की वो चीजें हैं, तो फिर इतना देर क्यों करना है? और इसलिए सजा दे दिए तो ऐसा हो जाए। सही में यदि गुनाहगार को सही सजा दिया जाए, बिना देखे कि वो बाइडेन का बेटा है कि एक मजदूर का बेटा है, तो इस हालात में जिसकी चर्चा आपने की, वो दलाल तंत्र में भी कुछ बेहतरी होने की संभावना है। जी लेकिन इसके लिए रूल ऑफ लॉ लागू करना पड़ेगा, लेकिन वो होता नहीं है। व्यक्ति विशेष की बातें अलग से हो जाती हैं। संबंध सुधारने के लिए स्टारमर आयरलैंड पहुंच गए हैं सर। अब स्टारमर भी देख रहे हैं कि देश में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोग ना रोजगार बढ़ा सकते हैं, ना शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं। जियोनिस्ट रिजीम को पूरा का पूरा वो दे ही रहे हैं जो भी अस्त्र शस्त्र है। 30 को जो उन्होंने मना किया वो भी मेरे ख्याल से उनका कहा गया है कि ये कोई नीतिगत फैसला नहीं है, जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुछ लॉ कानून के हिसाब से कुछ लफड़ा था जिससे कारण इनको रोकना पड़ा। और हार्डली ये कुछ देते थे, आर्म्स अम्यूनिशन, पिस्तौल तक भी नहीं देते थे, बारूद बनाने का कुछ हिस्सा वगैरह शायद वो करते थे। तो इसलिए अब भाग दौड़ मचा रहे हैं, कभी जर्मनी जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, USA जाएंगे, और खूब विदेशों का दौरा करेंगे, खूब बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और यह दिखाता है कि जितना ही ये कूद रहे हैं बाहर, उतने ही इनकी देश में इनकी भद हो रही है और कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जी लेकिन जेलेंस्की के तो मजे आ रहे हैं सर। जर्मनी में जाकर अमेरिका के विदेश मंत्री यानी कि रक्षा मंत्री मोटा भाई लॉर्ड ऑस्टिन से मिल रहा है, और कह रहा है कि रूस में और अंदर तक हमले करने के लिए लंबी दूरी वाली मिसाइलें दो, लंबी दूरी वाली मिसाइलें। हाँ, यहाँ पे आपके मोटा भाई ने अनाउंस किया कि $300 मिलियन का और आर्म्स अम्यूनिशन देंगे। इससे बड़ी उत्साहित हुई है, हर जगह जाके भीख मांगते रहते हो, जर्मनी, अमेरिका, नाटो, इंग्लैंड, जहां भी जाए, और जब मिलता है तो बड़े खुश होते हैं और कह रहे हैं कि कुर्स्क में हमने कैप्चर कर लिया। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने और लॉर्ड ऑस्टिन ने भी कहा कि जब कुर्स्क पे 1000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक कर लिया, दिखाता है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना जीतने में सफल हो सकती है। और इस पर उत्साहित होकर जेलेंस्की ने कहा कि हम पूरे रूस को हरा देंगे, अब कुर्स्क की बात छोड़िए, लेकिन हमें वैसे मिसाइल दीजिए, वैसे अस्त्र शस्त्र दीजिए जिससे हम रूस के अंदर तक मार करें। यह लोग यह बताने में जनता को भूल जाते हैं बार बार कि रूस के पास सोवियत एरा का है नहीं, अभी लेटेस्ट मॉडर्न एरा का मिसाइल है जो दुनिया में कहीं भी 30 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा, और बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब लेके, पुराने जमाने वाला नहीं, 1-2 टन लेके नहीं बल्कि कई मेट्रिक टन लेके जाएगा, और पूरे की पूरी दुनिया को बर्बाद करने के हालात में हो सकता है। जी जब रूस के पास इतने हथियार हैं तो फिर खबरें ये क्यों चलाई जा रही हैं कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दे दिया पश्चिमी देशों के विरोध के बाद भी? केवल ईरान नहीं, नॉर्थ कोरिया ने दिए, वो तो खुलेआम आ गया। और रूस के पास जो भी प्रोडक्शन है, हालांकि युद्ध के समय जितना प्रोडक्शन ये लोग डिफेंस आर्म्स अम्यूनिशन से कर पाते थे, उसका कहीं 5 गुना, कहीं 10-10 गुना ज्यादा कर रहे हैं। इसके बावजूद युद्ध का क्षेत्र है वो 1000 किलोमीटर से अधिक, अब तो शायद 1500 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, और इसलिए उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही है।
तो वह लॉन्ग रेंज का मिसाइल अपने इमीडिएट रेंज वाले में नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए इनसे स्मॉल रेंज, शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज वाले ले रहे हैं, और ताकि जी। इनके मिसाइल छूट जाएं तो यूक्रेन के दूसरे हिस्से में मारे। और इसीलिए 700-800 यहां से आया है, ईरान से आया और नॉर्थ कोरिया से आया है। ये कारण बनता है। जी। जेलेंस्की का ये कहना कि रूस की जनता को या तो रूस को चुनना पड़ेगा या पुतिन को चुनना पड़ेगा, क्या वो इतने बड़े नेता हो गए हैं कि रूस के लोग उनकी बात सुनेंगे? बोलने में क्या जाता है, एस्टोनिया, लातविया, एक छोटे छोटे भी लोग कहते हैं कि रूस को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। बोलने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारे देश के भी जब विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं हम इस युद्ध को शांति में बदल देंगे, पूरी दुनिया के लिए काम करेंगे, पर्यावरण की जो समस्याएं हम ठीक कर देंगे। वैसे तो अच्छी बात है कि पूरे दुनिया के लिए एक राष्ट्रपति नहीं बनता है, नहीं तो सोचिए कौन किसके खिलाफ क्या लड़ता है। जी। ये पुतिन के 2 बेटों को लेकर और किसी ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं, जिमनास्ट हैं, क्या बातें चल रही हैं मीडिया में सर? ये अलीना, इनके बारे में फोर्ब्स का कहना है, जो अमेरिकन मैगजीन है या उधर का जो भी मैगजीन है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल है, ये ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं। कितनी सच्चाई ये कहना मुश्किल है। कहना है कि अलीना से, इनकी गर्लफ्रेंड थी, इनकी एक तरह से जब पिछली पत्नी से जो 2 बेटियां थी, उनका तलाक हो गया, और छूटने के बाद से इन्होंने अपनी ये गुप्त रूप से बनाई है, खुलेआम शादी नहीं की है। 1980 के दौरान में कभी किया था, और इधर हाल फिलहाल में 2 छोटे छोटे बच्चे हुए, 3 साल का या 5 साल का, ऐसे कुछ है, 9 साल का और 6 साल का है। और इसके लिए गुप्त रूप से रखे हुए, दुनिया में किसी को नहीं मालूम है, छुपा के मास्को में रखा हुआ है, वहीं पढ़ लिख रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं शानदार से रह रहे हैं। अब होगा तो होगा, इसमें हम क्या करें। हो सकता है संभव है, हो सकता है पूरा का पूरा झूठ हो। जी। अर्जेंटीना में क्या बवाल हो गया है कि वहां की विमानन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है सर? अर्जेंटीना में जहां तक नए राष्ट्रपति आए, उनकी हम कई चर्चा कर चुके हैं। हवाई पूरे के पूरे अमेरिकी चमचागिरी करते हैं, और वहां के केवल पायलट ही नहीं, दूसरे भी जो लोग हैं, अपने वेतन बढ़ाने के लिए, चूंकि उनका काम बहुत बढ़ गया है, और जो भी एक ड्यूटी टाइम लिमिट होता है, ताकि पायलट एक सचेत रहे। यहाँ तक कि विदेशों में जाए, अमेरिका, कनाडा में जाए, तो वहाँ बस और ट्रक ड्राइवरों का भी होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह से रात तक चलाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जब तक वो आंखें खुली है चलाते रहो, जिससे कारण एक्सीडेंट बढ़ता है। तो इन लोगों ने अपने वेतन में मांग की और घंटे कम करने की बातें की। एक सही में इन्वायरमेंट ऐसा हो जहां हम काम कर सके। वहां की सरकार बिल्कुल नहीं मान, वहां की सरकार एकदम कहती है कि मजदूरों की आवाज उठाते हैं, चाहे पायलट हो, चाहे वो सड़क पे काम करने वाले, तुम लोग कम्युनिस्ट हो, तुमको बहुत मारूंगा। और इसलिए हड़ताल कर दिया है, और कुछ कुछ खास सेक्टर छोड़ दे तो बाकी सब ठप सा पड़ गया है। जी। कोलंबिया में ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर रखा है सर। ट्रक चालकों को, मतलब ड्राइवर जो हैं हमारे देश के, कहीं को, उनको तो भाई मेरे तरफ से सलाम। ये ऐसी चीजें हैं, यदि ट्रक, रेलवे, बस, ये सब मिल जाए एक साथ मिलके, और सही में ये हड़ताल कर दे जितने ट्रेड यूनियन के साथ मिलके, तो किसी भी सरकार को झुकाने के लिए पर्याप्त है। चाहे वो भारत सरकार, हमने देखा है कोलंबिया में कहने के लिए भी लेफ्ट विंग है, और वहां की जो राष्ट्रपति आए हैं, कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा ऋण हो गया है, जो बजट है उसमें बहुत डेफिसिट हो गया है। इसके लिए जरूरी है कि जो ट्रक ड्राइवरों को या ट्रकर्स को, ट्रक के मालिकों को भी, जो हम डीजल वगैरह जो एक हम सब्सिडी पे देते थे, उसको हम 50% वापस लेने की इन्होंने बात की, ताकि हम उस बजट को मतलब कंट्रोल में कर सके। ये चूंकि लेफ्टिस्ट है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पूरे ट्रक ही नहीं बाकी लोगों को दें, जो पूंजीपति वर्ग है उनसे पैसा लें। ये नहीं कर रहे हैं। यह चूंकि केवल लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट नहीं है, मतलब एक सोशल डेमोक्रेट्स है, लिबरल जो कहते हैं उस तरह की चीज है। इन्होंने कहा था कि जो उससे पैसे मिलेंगे उससे हम आम जनता की भलाई में लगा देंगे। हो सकता है 5 किलो गेहूं सबको देना शुरू कर दें, ताकि तुम भूखों मत मरो, और पेट्रो यानी खुद जो राष्ट्रपति हैं उनकी शाबाशी करो। लेकिन अंततः उन्होंने पहले कहा कि हम नहीं तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन 4 से 5 दिन हो गया, सब व्यवस्था ठप पड़ने लगी, अनाज का पहुंचना बंद हो गया, गोडाउन में सब कुछ चीजें सड़ने लगी। तब ये झुके, कहे कि ठीक है भाई, मैं वापस लेता हूं। और समझौता भी है कि दिसंबर के मतलब इस साल के अंत तक, मतलब 4-5% सब्सिडी कम करेंगे, बाकी 25 में देखा जाएगा। जी। चलिए, एक मुद्दा आज उठ के आया है सामने के लेफ्टिस्ट अलग हैं, कम्युनिस्ट अलग हैं। इस पे विस्तार से किसी दिन जब वक्त होगा, खबरें कम होंगी तो बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगला अपडेट जो हमारे पास आ रहा है वो अमेरिकी चुनाव से जुड़ा हुआ है। हंटर बाइडन यानी कि जो बाइडन के बेटे, जो कल तक कह रहे थे कि मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, अब 9 मामलों में कह रहे हैं हाँ किया है। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हृदय परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। इनकी पूरी कोशिश है कि मामला को रफा दिया किया जाए और कोर्ट से मिलके एक सेटलमेंट किया जाए, ताकि इनको जेल की सजा ना हो।
तो इन्होंने कोर्ट से मिलकर बातचीत की, लेकिन जब से इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो गया तो वहां के इलेक्शन के लॉ में, हमारे भी है हालांकि मान्यता, मतलब उसको वास्तव में जो सत्ताधारी पक्ष है वो उसको फॉलो करता कि नहीं करता बात अलग है, लेकिन वहां के लॉ के हिसाब से जो भी कोर्ट में जो डिसीजन होता है उसमें अपोजिशन यानी यहाँ के रिपब्लिकन पार्टी का भी प्रतिनिधि होता है, देखता है कि क्या हो रहा है ऑफिशियली। तो इन्होंने पहली बार की कि भाई जो भी टैक्स है, इन्होंने कितने थे, कुछ 14 लाख टैक्स वगैरह था, उन्होंने भर दिया कि भाई अब हमें छोड़ दो। फिर भी वहां की जो जज थे वो नहीं माने। अब ये कहते हैं कि भैया हम अब स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर भी मान जाओ, भी नहीं मान रहे हैं। कोशिश है कि भाई मिनिमाइज किया जाए, नहीं तो 16-17 साल का इन्हें दंड मिल जाएगा हथियार के मामले में जो इन पर साबित हो चुका है, ड्रग्स के मामले में। और जहां तक जो बाइडेन इनके फादर है, पहले तो चुनाव हो रहा था, लेकिन अभी भी इनसे पूछा गया कि आप उनको माफ कर दीजिएगा एज ए प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा नहीं मैं माफ नहीं करूंगा। अब देखते हैं उनके पास कितना समय है। उसी वाले अंदाज में बयान दिया जा रहा है कि मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी मन से माफ नहीं करूंगा। खैर, अगला जो अपडेट है हमारे पास वो आ रहा है ट्रंप से जुड़ा हुआ। ट्रंप के मामले में 18 सितंबर को अदालत को फैसला देना था, लेकिन अब अदालत कह रही है भैया चुनाव निपट जाने दो तभी देंगे। हाँ, यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट से इन्हें एक ब्लैंकेट क्लियरेंस मिला था कि सरकारी पद पे रह के, यानी खासकर प्रेसिडेंट रह के जो कुछ फाइल वगैरह लाते थे, उसके कारण इन पे कार्रवाई ना की जाए। हालांकि यह सरकारी पद का नहीं है, इनके साथ जो पॉर्न स्टार के साथ हुआ और इसके कारण जो अपने पैसे में हेरा फेरी कर उसको छुपाने की कोशिश की, लाखों डॉलर दिए, यह सब सरकारी नहीं या व्यक्तिगत रूप से था जो दोबारा केस करके लाए हैं। लेकिन अब वहां की सरकार मान गई कि 5 ही नवंबर नहीं, 27 सरकार नहीं, कोर्ट 5 नवंबर को तो चुनाव होगा, 27-28 नवंबर को हम बताएंगे कि क्या इनको पनिशमेंट मिल रहा है। तो यानी चुनाव में जीत ही जाएंगे या हार जाएंगे, जो भी होगा उसके बाद होगा। हार जाएंगे तो शायद जेल जाएंगे, उसी तरह कि नेतान्याहू जेल जाएंगे जब युद्ध बंद हो जाएगा। तो जी, अगली खबर भी ट्रंप से जुड़ी हुई है। ट्रंप ना, पता है सर, भारत भक्त हैं, इसलिए हिंदुत्ववादी उनका समर्थन करेंगे और उनको जिता कर ही दम लेंगे, ये खबर छपी। ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट, अभी तक हिंदूज फॉर इंडिया होता था, वहां हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट हो गया। मौका मिल जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहां के हिंदू खोल दे, हिंदूज फॉर बांग्लादेश फर्स्ट। इसका क्या मायने है? दूसरे कहते हैं कि बाइडेन का जो मतलब पॉलिसी है, और बाद में कमला हैरिस आ रहे हैं, वह प्रो इंडियन नहीं है। यदि उन्होंने ऐसे जज को जीतने के बाद से कमला हैरिस ने बना दिया जो लिबरल है, और वो जज ने जो एक वर्डिक्ट था कि जो बाहर से आ रहे हैं लोग शरणार्थी हैं, खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून बना दिया जाए। यदि स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाएगा तो हमें बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगा, केवल इन्हें को नहीं, वैसे पाकिस्तानी, चीनी जितने हैं वो पूरे एशियन को वहां से भगाना चाहते हैं। वह उनसे बहुत खुश नहीं है। तुम कितनी भी चमचागिरी कर लो, व्यापार अलग जगह है, वहां भीड़ लगा रहे हो, कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो रहा है तो अलग बात है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये लोग अब ट्रंप की मदद करेंगे, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की उसको मदद नहीं करेंगे। जी, अब एक चीज बताइए कि जो पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस के भक्त क्यों बने बैठे हैं? अब जो भी है उनका कहना है कि पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ कि एक इंसान से जितना खतरा अमेरिकन डेमोक्रेसी को हो सकता था वह ट्रंप है, और भला मैं ट्रंप को कैसे दे, हालांकि उसी के वाइस प्रेसिडेंट थे ये। और इसलिए उन्होंने कहा है कि अब हम उनको नहीं, हम कमला हैरिस को वोट देंगे अमेरिका को अंदर से बचाने के लिए। लेकिन ये सब के सब भूल जाते हैं कि अमेरिका बाहर से जिस तरह से अपने आप को बर्बाद कर रहा है, इनके डॉलर खात्मा हो रहा है, विदेशों में युद्ध के कारण इनके बेसिस पर हमले होने वाले हैं, इनका जो भी इनके कंट्री इनके पक्ष था वहां से यदि क्रांतियां हो गई, खत्म हो जाएंगे, तुम अंदर में क्या खा के बचाओगे। जी, चलिए, अब अगली खबर भी अमेरिका से ही है। पहले स्कूल में गोलीकांड हुआ, आवाज आई, खबर आई कि कोई नाबालिग है, उसकी मां को पकड़ लिया, उसके पिता को पकड़ लिया, और अब ये कहा जा रहा है बाइडेन के जरिए कि वो हथियारों पर बैन लगाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या चुनावी दौर में हुआ इसलिए बाइडेन को बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है? चुनावी दौर में तो है। वैसे डेमोक्रेट्स बीच बीच में कहते रहे हैं कि जो हथियारों का फ्रीडम है, तथाकथित रूप से स्वतंत्रता है, उसको हम कंट्रोल में करें ताकि हम गन कल्चर को कंट्रोल करें। रिपब्लिकन इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि गन बनाने वाली फैक्ट्रीज, उनके जो लॉबीज है, जिसमें यहूदीज भी हैं, यहूदी नहीं कहें, इजरायलीज कहें, वो है, मतलब प्रो इजरायलीज है, वह सब इस कल्चर को खत्म यदि करेंगे तो उनकी बिक्री कम हो जाएगी, मुनाफा घट जाएगा। इसे नहीं कर रहे। जहां तक अब है, अब कोर्ट ये कर रहा है, हालांकि इस बच्चे की माँ
पहले भी कई बार जेल जा चुकी हैं, दवा खा के नशाखोरी करके गलत काम करने पर, बच्चे का ध्यान ना देने के कारण जिनका बच्चा इस हालत तक पहुंच गया। और अब उन्होंने किया इसके पहले वाली घटना में कि माँ बाप दोनों को उठा कर अंदर डालो, ताकि ये लोग इस तरह की घटनाएं ना कर सके। तो जहां तक सिम्टम है उसको ये लोग कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। बुखार आ गया तो वो कर दो, कहीं घाव लग गया तो वहां मतलब फर्स्ट एड चिपका दो, वगैरह वगैरह। मुख्य रूप से जो बीमारी है वहां का गन कल्चर का कारण क्या है, उसको ये लोग कंट्रोल करने में असमर्थ है, क्योंकि वह मुनाफा पर आधारित है। यह लोग मुनाफा को नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं। जी ठीक है, अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। पहला अपडेट आया है तुर्की की रहने वाली अमेरिकी महिला से जुड़ा हुआ, जिसकी उम्र महज 30 साल थी। सीधे सिर में गोली मारकर वेस्ट बैंक के अंदर आईडिया फौजियों ने उसकी हत्या कर डाली और दुनिया में सन्नाटा है। ये बड़ा दुर्भाग्य ही केवल इसलिए नहीं कि अमेरिकी मारा गया, ये महिला मारी गई। ये लोगों ने एक जुलूस निकाला था जिसमें विरोध कर रहे थे कि वेस्ट बैंक में जो नाजायज रूप से सेटलर को बिठाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, वो गलत है। और मैं एक वीडियो देख रहा था, 1.5-2 मिनट का है, अंग्रेजी में है, कि जो इनके साथ था उसने कहा कि मैं पहचानता हूं कि किस तरह की गोलियां चलती हैं। यदि वो टीयर गैस है, उसका कैनिस्टर जो गोला होता है, अश्रु गैस होता है, उसका गोले की आवाज अलग होती है, वो दूसरे तरह से आते हैं, बुलेट का अलग होता है। और यह साफ है कि जहां से गोली चली ऊपर में, एक पहले या दूसरे मंजिले के ऊपर चढ़ के गोली मारी गई है, एक बंदे को जान में मारी गई है, और इस महिला को सीधे के सीधे सर में मारा गया है। प्लान ही है, मतलब वो शूटर था ताकि वो मर जाए। यह बात है कि अमेरिकी मारी गई। वैसे अभी तक इनको मिलाकर 17 अमेरिकी जो नागरिक हैं, यहां पे रह के काम कर रही हैं, उनको आईडीएफ ने मार दिया है। और अब बाइडेन, जो हमास ने मारा था एक अमेरिकी को कहने के लिए, जो इनके बंधक थे, बड़ी शोर मचाया। इस 17 के मरने पर ये बाइडेन हो जो भी हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, आवाज भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर में जो दूसरे लोग हैं वह शोर मचा रहे हैं कि इस पे इजराइल का पता कीजिए, इजराइल को हथियार देना बंद करें। और ये कहेंगे भाई, इनके जो विदेश मंत्रालय है, एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हाँ, हमें बहुत दुखी है कि हमारा एक नागरिक मारा गया है, हम इस पर अपना दुख व्यक्त करते हैं, और इजराइल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया इसकी खोजबीन करो कि किसने मारा, क्यों मारा, और उसके ऊपर कार्रवाई करो। हमें पता है कुछ नहीं होने वाला है। जी क्या कोई चीजें साइकोलॉजिकली भी होती हैं? अरे चलो अच्छा हुआ यहूदियों के इजराइल के हाथों कोई अमेरिकी मर गई है या मर गया है, तो वो सीधा स्वर्ग में चला गया, उस पर हल्ला मत बचाओ। अब सीधे स्वर्ग में गया हो कि नहीं गया हो मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन जिस बेशर्मी से लोग कर रहे हैं, नेतान्याहू अमेरिकी संसद में जाकर, वहां के कांग्रेस में जाके खुलेआम वहां की जनता को धमकाता है कि जो कर रहे हैं यह जो है सो हमास के चमचे हैं, हमास ने पैसा दिया इनको करने के लिए। वही हालत इंग्लैंड में भी कहा जा रहा है, वहां का विरोधी साफ कर रहा है कि हमास ने पैसे दिए, हमास ने लंदन पर कब्जा कर लिया। मतलब जो मर्जी हो बोल दो। और ये लोगों की जहां तक बात है, जिस तरह से अमेरिकी मारे जा रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। अमेरिकी पत्रकार को जब सऊदी अरबिया के लोगों ने जाके, एमबीएस ने मरवाया था वहां पे, तो कुछ भी नहीं, इन्होंने खुलेआम कहा भी था कि हाँ उसने मरवाया है, मोहम्मद बिन जो सलेमान है उन्होंने मरवाया जी, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि धंधा जो है वह उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा, वो घटेगा, इसलिए चुपचाप लोग हैं। जी क्या ये उसी तरह की घटना नहीं जो कुछ साल पहले हुई थी, जब एक अमेरिकी महिला थी, वो भी इसी तरीके से इजराइल की जातियों का विरोध कर रही थी और उसको बुलडोजर से कुचल के मार डाला था? जी, बिल्कुल उसी तरह घटना है। वह युवा लड़की थी, उसमें तो खुलेआम दिख रहा है कि यह बुलडोजर जा रहा है, उसके ऊपर चढ़ाया। वह 20-22 या 24 साल की पत्रकार भी थी, अपना वो विरोध कर रही थी। और यहाँ पे जो गोली मारा गया है, कहने के लिए, छुपने के लिए पीछे से है, जब तुम्हारे यहाँ चल रहा है, यदि वह पैलेस्टीनियन समर्थित या पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस का होता तो अभी तक उसको मार दिया गया होता। यह 100% आईडीएफ के किसी सोल्जर का काम है, जो पहले से प्लान करके बताया गया कि जाओ इसको मारो। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जी सही बात है। जब अपने के मरने के बाद अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम ही काहे कि इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 2026 तक वॉशिंगटन कह रहा है कि इराक से फौज हटा लेंगे, पेंटागन कह रहा है ऐसी कोई बात ही नहीं है। दोनों तरीके की खबरें छपी हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये पूरे अखबार में, मीडिया में सब आ गया। इराक अपना दिखाना चाहता था कि देखो ये समझौता आ गया। यदि वह समझौता, हालांकि वो कहते हैं कि अभी वो नहीं मान रहे, लेकिन वो आ जाएगा। और कहते हैं कि उसमें, यानी सितंबर, इसी महीने से उनका शुरू होने वाला था, 2025 सितंबर तक
मैक्सिमम चले जाएंगे, जो बाकी बचेंगे 2026 तक। अब मैक्सिमम का क्या मतलब है? कुल यदि 2500 है, तुमको हटाने में आपके लॉयड ऑस्टिन फिर से कहते हैं कि नहीं, तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हटाया जाएगा ताकि हम दोनों का डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे, हम दोनों के संबंध अच्छे से बने रहे। अचानक हटा जाने में 2500 हटाने में कितना लगता है? मेरे हिसाब से उसमें तो 2.5 हफ्ते भी नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग बहाना बना रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस संधि की वह मान्यता देने जा रहे हैं, इसकी इज्जत करने वाले हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हो उनसे कुछ भी नहीं रहा है, जंगबंदी कराने में लगे हुए हैं, वो भी उनसे नहीं हो रही है। हेती में खड़े होकर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा जरूर है कि 90% सहमति बन जाती है, लेकिन रोजाना कुछ ऐसा हो जाता है कि मामला अटक जाता है। नेतन्याहू ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यही तमाम खबरें हैं आज की, और भी बहुत कुछ होता है, वक्त का तकाजा होता है, हम लोग छोड़ देते हैं। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली सर, बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।